चैप्टर काफी ज्यादा आपको जो है इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम पे इतना ही बताया था, 1 AMU इज इक्वल टू, मैंने आपको इतना ही बताया था कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो वो वैल्यू इसके इक्विवेलेंट आती है। यहां तक बताया था क्या मैंने आप लोगों को? यहां तक बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया था, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ, जिसको हम बोलते हैं जो भी कंसेप्ट सॉल्व करना है उसका मेथड सही, ठीक है ना? ओके, आज हम लोग थोड़ा सा एक बात और मैं आपको बता देता हूं बच्चों। अगर मैं आपको एक टर्म पढ़ाता हूं, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, शायद क्लास 9th में या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अच्छा, अभी तक मैंने आपको मोल के बारे में पढ़ाया नहीं ना इससे पहले बेसिक लेक्चर में? नो सर। ओके, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैसे हम मोल के बारे में आज पढ़ने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आइए तो अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बच्चों एक बात बता देना चाहता हूं, मोल क्या है। सबसे पहले सर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर मोल किसको बोलते हैं? आपने मोल का मतलब क्या होता है पहले ये देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ चीजों पे जो है जरा कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया 1 डजन बनाना, तो 1 डजन बनाना में कितने केले आएंगे? 12। 12 केले आ जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, अगर मैं 2 डजन बनाना बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे? सर 2 इंटू 12 इजिकल टू, उसमें कितने केले आए? 24 केले आ जाएंगे, ठीक है ना? सर 2 इंटू, अब मैं आपको बोलूंगा 2 डजन बनाना, तो आपने बोला सर, अच्छा मैं बोलूंगा आपको 1 पेयर बॉल, 1 पेयर बॉल, तो एक पेयर बॉल में कितने बॉल आएंगे? 2 बॉल आ जाएंगे, 2 बॉल आ जाएंगे, सबको पता है। सर मैंने अगर बोला 2 पेयर बॉल, तो आपने क्या बोला? सर इसमें 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 बॉल आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, ये आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, मेन बात क्या है, कहने का क्या मीनिंग है बच्चों? सबसे सिंपल सी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डजन क्या है? डजन क्या है आप बताओ मुझे, डजन क्या है? डजन सर एक अमाउंट है, एक यूनिट है। मैंने कहा किसी चीज की एक यूनिट बोल दिया, मैंने डजन बोल दिया, या मैंने पेयर बोल दिया, तो एक पेयर एक तरीके से यूनिट बोल दिया। एक अमाउंट, किसी बहुत सारे अमाउंट को, बहुत सारे अमाउंट को, जैसे मैंने 24 केलों को क्या बोल दिया? 2 डजन बोल दिया। जैसे 12 बनाना को क्या बोल दिया मैंने? 1 डजन बोल दिया। तो डजन क्या है? बहुत सारी चीजों को हम लोग जो है एक शॉर्ट छोटा सा नाम दे देते हैं, तो उसको हम 1 डजन बोल देते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे केलों को, बहुत सारे बॉल्स को मैं एक छोटा सा नाम दे देता हूं, डजन बोल देता हूं, पेयर बोल देता हूं। अब जैसे केले के लिए हम डजन यूज कर रहे हैं, बॉल के लिए पेयर कर रहे हैं, बॉल के लिए हम 1 डजन बॉल भी बोल सकते हैं, 1 डजन बॉल भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। सब लोग बोल सकते हैं। तो बच्चों सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से एटम के लिए हम अब 1 डजन एटम नहीं यूज करते हैं। तो बच्चों सेम जैसे हम केले के लिए बनाना के लिए हम डजन टर्म यूज कर रहे थे, जैसे ही हम बनाना के लिए डजन टर्म यूज कर रहे थे, तो सेम उसी तरीके से बच्चों एटम के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? मोल बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको क्या बोलते हैं? मोल। बात समझ में आ रही है क्या? उसी तरीके से मैंने कहा, यस सर। जिस तरीके से आप बनाना के लिए डजन यूज कर रहे हैं, बॉल के लिए पेयर यूज कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से एटम के लिए आप क्या यूज करोगे? ठीक बच्चों उसी तरीके से आप एटम के लिए जो है मोल टर्म को यूज करेंगे, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत सिंपल सी बात है कि सर मोल टर्म को हम लोग कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी बात इसमें है। तो आपको मैंने बताया कि सर जैसे ही आपने 2 डजन बोला, सर जैसे आपने 2 डजन बनाना बोला, तो 2 डजन जैसे आपने बोला कि सर आप
किसी बनाना टर्म को डजन नाम दे रहे हैं, बनाना के लिए आपने डजन नाम दिया, तो ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बताया मोल के लिए अगर आप मोल की बात करते हो तो सर ओनली मोल वाला टर्म जो होगा वो एटम के लिए यूज होगा, ना कि अदर किसी चीज के लिए यूज होगा। तो ठीक एक तरीके से जो यूनिट वाला टर्म हम बोलते हैं, तो सर मोल हम लोग क्या बोलते हैं, मोल टर्म ओनली फॉर यूज्ड फॉर द एटम, एटम के लिए सर इसको यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए, तो ठीक उसी तरीके से एक मोल में क्या क्या हो सकता है सर, 1 मोल में क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1 डजन में कितने बनाना है, 12 बनाना है, तो उसी तरीके से 1 मोल में कितना बनाना है, बोलो भाई सब लोग बोलो। 6.022 into 10 raised to 23. वेरी गुड। अच्छा बच्चों इधर देखो, तो सर 1 डजन में तो उसी तरीके से सर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं 1 डजन में। ठीक उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं सर। ठीक उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। समझ में आई बात क्या सर? ठीक उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं सर। ठीक उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें सर 1 मोल के अंदर होती है, 1 मोल के अंदर ये सारी की सारी चीजें होती है सर। 1 मोल जैसे 1 डजन 12 बनाना, 2 डजन 24 बनाना, 3 डजन 36 बनाना, तो सेम तरीके से 1 मोल इज इक्वल टू एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ चार्ज। ये सारे के सारे टर्म बच्चों हम लोग किस में काउंट करते हैं, ये सारे के सारे टर्म हम लोग मोल में काउंट करते हैं। क्या सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सब लोग बोलो सर भाई। वैसे ही सर बोल जी। सर 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 कंपाउंड हो सकते हैं क्या? कंपाउंड भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। और किसी को कोई बात कहनी है? और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, आगे बढ़ो क्या? यस सर। ठीक है ना? ओके। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 24 ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज को हम लोग बोल देते हैं सर इतना टर्म ये यहाँ पे हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी एक टर्म आपको यूज करना है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं सर, अगर मैंने आपको बोला नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं, तो देखो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बच्चों 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल टू, मैंने आपके सामने क्या बोला, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम, ऐसे बोला क्या? अच्छा 2 मोल में कितने एटम हो जाएंगे बताओ, 2 इंटू 6.022 12.044 into 10 raised to 23. एटम, पीछे से एटम लिखना जरूरी है, समझ रहे हैं ना? मेन बात ये है 3 मोल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ, देखो पहली बात नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको? सर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 6.022 इस टर्म से। यस सर। यस सर। मैं यही तो कर रहा हूं, 1 मोल में इतने एटम। अब देखो सर, अब इस नंबर का रिलेशन किसके साथ है ओनली, इस नंबर का रिलेशन किसके साथ है, मोल के साथ, 1 मोल, हाँ मोल के साथ है। सर अगर आप मोल दोगे तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मैं आपको मोल नहीं दूंगा तो आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, नहीं कर पाओगे ना, करोगे क्या? नहीं सर। यहां तक ओके, यहां तक बच्चों क्लियर है? तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं सीधे।
Yes. सर क्लियर। हाँ जी, क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा है क्या? बोलो। ओके ऐसा बोले क्लियर। ओके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको मैं जो है यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और सीधे आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये चाहे तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, अभी तो नहीं लिखना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं अभी यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल के बेस पे आपको ये सारा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आइए जानते हैं आगे। ओके बच्चों, अब देखो, अब सपोज मैं आपको कहता हूं, सपोज एक क्वेश्चन हम लोग बेसिकली एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। ठीक है ना, मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम अगर निकालने को बोलता हूं, पहला यहां पे लिख देता हूं। देखिए, पहला अगर मैं यहां पे लिखता हूं 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ एटम निकालने को बोलता हूं, तो आपको पता है सर एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होते हैं क्या? बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, sir. ओके बच्चों, अब मैंने कितने कितने मोल में पूछ रहा हूं मैं आपको? 0.5। तो सर 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे सर? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम हो जाएंगे। पीछे से एटम लिखना बहुत जरूरी है, अगर बच्चों आप एटम नहीं लिखोगे तो फिर वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। अच्छा, अब सुनो सर, ये जो 6.022 है, देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर जो 23 है, ये एक नंबर है जिसको एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। ये आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? Yes, sir. यस सर। सर इसको हम लोग किस नंबर के नाम से जानते हैं बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। और इस एवोगैड्रोस नंबर को Na भी बोल सकता हूं। तो Na का मतलब होता है, Na का मतलब अगर कोई आपसे Na का मीनिंग पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23. Are you getting my point? Yes, sir. Okay, is it clear? क्या है? हाँ जी। अच्छा, ये क्या Na का होता नाम क्या होता है? क्या बोल सकते हैं? Na एक्चुअली ये एक, A का मतलब एवोगैड्रोस, N का मतलब नंबर, समझ रहे ना? एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चा। आप गैसेस स्टेट में इसको पढ़ोगे, गैसेस स्टेट में आप लोग इसको पढ़ोगे। एवोगैड्रोस इस साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इस नंबर को दिया हुआ है। ठीक है ना, इन्होंने बताया कि जैसे आपको मैं बोला 1 डजन में 12 बनाना होता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने बोला कि एक मोल में इतने नंबर होते हैं और उसको, उस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर या Na के नाम से जानते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके, और किसी को कोई बात पूछनी है क्या? पूछो। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ नई चीजों को और पढ़ते हैं। तो सर, अब मैंने सपोज आपको एक बात और एक बेसिक सा टर्म बताता हूं। देखिए, यहां पे एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए क्या बोल रहा हूं। देखिए बच्चों, हमारे पास एक टर्म होता है एटम और एक टर्म होता है मॉलिक्यूल। जो बच्चे एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, आज वो बच्चे बहुत ध्यान से देख लें। मैंने कहा जो बच्चे एटम और मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। देखिए बच्चे, जब आप एक एटम को दूसरे एटम के साथ मिलाओगे, जब एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हो, तो वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। क्या मैंने पहले कभी पढ़ाया था क्या आपको ये? Yes, sir. अच्छा, ओके, ये पढ़ाया है तो ठीक है। तो देखो बच्चों, सपोज A प्लस A को अगर आप आपस में मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा? A2 बनाएगा, नहीं बनाएगा? A2। तो ये जो A है ये A सेपरेटली है, ये आपका क्या हो गया? एटम हो गया। और ये जो A2 है ये क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल। अच्छा,
ए और ए आपका कितने एटम है? 2 एटम है। ए और ए आपके 2 एटम है। और A2 कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। बहुत ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं इस टर्म को। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए। सर ए और ए आपका 2 एटम है। ए और ए बच्चों आपका 2 एटम है। और A2 कितने मॉलिक्यूल है? बोलो। 1 मॉलिक्यूल है। बहुत ध्यान से। अच्छा इधर देखो है सर, आप अगर एक नाइट्रोजन को जब दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिक्स करोगे तो ये आपका क्या बनेगा? N2 बनेगा, नहीं बनेगा? सर एक नाइट्रोजन को आप दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिक्स करोगे तो अच्छा ये वाले नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के एटम है। और सर ये वाला क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो हमेशा एक बात बता देता हूं, किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑलवेज मोर स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल ऑलवेज मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन टू द एटम। एटम के कंपैरिजन में हमेशा एक बात ध्यान रखना ये है कि ऑलवेज मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू द, ठीक है ना, एटम। हमेशा हम लोग जो है किसको ज्यादा स्टेबल मान के चलेंगे? सर मॉलिक्यूल को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल मान के चलेंगे। अच्छा यहां तक और किसी को कोई बात डाउट है तो पूछो, पूछिए। किसी को अगर कुछ बात अगर इसमें पूछनी है तो ओके, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसको जो है एक बार और समझाइएगा। मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आ रहा समझ में ध्रुवांशी? यस सर। ओके चलिए बच्चों, अब देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि सर ये मॉलिक्यूल हो गया और ये आपका एटम हो गया। तो अगर किसी कंपाउंड में, जैसे मैं ऐसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन नाइट्रोजन। अगर खाली नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो आप इस नाइट्रोजन को कौन सा नाइट्रोजन मानोगे, ये वाला या ये वाला? आप अगर खाली नहीं आप एटम। नहीं सर एटम। नो 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 नो, आपको बच्चों ये मॉलिक्यूल मानना है। क्यों? मानना पड़ेगा ना, क्योंकि सर ये वो प्रेजेंट होता है। ये स्टेबल है ना, स्टेबल है इसलिए। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है, तब आप सिंगल एन मान के चलोगे। समझ रहे हैं क्या? अगर आपको क्वेश्चन में नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है तो आप सिंगल एन मान के चलोगे। अगर खाली नाइट्रोजन लिखा हुआ है तो आप क्या मान के चलोगे उसको? मॉलिक्यूल। ओके। अगर खाली ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मान के चलोगे। समझ रहे हैं ना? और ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है तो आपको सिंगल ए ऑक्सीजन मान के चलना है। क्लियर है यहां तक बात? से यस और नो? यस सर। यस सर। सब लोग बोलो भाई, सब लोग बोलो, सबको क्लियर है? यस सर। सर। सर जी सर मुझे एक डाउट था कि अगर हाँ। मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम्स को जोड़ने से बनता है तो फिर सर एवोगैड्रो नंबर में सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नंबर सेम ही क्यों है? एवोगैड्रो नंबर में भी अलग अलग होंगे। अभी मैं उसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आप बोल रही हो ना, आप उसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके ठीक है ना? और कोई बात किसी को? देखो भाई ये लड़की बिल्कुल क्या कह रही है, देखो। अच्छा आपको एक बात बताता हूं, मैं एक क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखता हूं। देखो एक क्वेश्चन को लिखता हूं 2 तरीके से, और आप उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर ने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, कैलकुलेट द यहां पे लिखा हुआ है। अब क्या कैलकुलेट करना है मैं आगे लिखने जा रहा हूं। ए यहां पे लिखना है, नंबर ऑफ एटम इन
0.5 मोलर नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, देखो। दूसरा आपको लिखता हूं बी, नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोलर नाइट्रोजन, और दूसरा बी लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोलर नाइट्रोजन एटम। क्या दोनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए क्या? यस Yes, सर। sir. Yes. दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पहले ये बताओ। ए में नाइट्रोजन A मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है और और सेकंड में नाइट्रोजन एटम है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। सर यहाँ पे ओनली N2 है और यहाँ पे सिंगल N है। ऊपर वाले में सर N2 है और नीचे वाले में सिंगल N है। अब देखो, ओके, अब देखो ए वाले का आंसर क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, निकालना है क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये N2 आप देख रहे हैं, ये जो N2 बना हुआ है ना बेटा, ये जो N2 बना हुआ है ना, एक N2 आप देख पा रहे हैं ना? एक मिनट है सर, एक N2 जो आपका बना हुआ है ना बच्चों, ये जो N2 है ये आप देख रहे हैं दो नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है, एक नाइट्रोजन प्लस दो नाइट्रोजन, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। बना है या नहीं बना है? बना है sir. एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? दो एटम है। तो देखो बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम इन N2। तो N2 में नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे, 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और देखो इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो एटम है। वेरी वेरी गुड बच्चों। तो ये ओके, तो कितना आएगा बेटा ये? 6.022 into 10 raised to 20. 6.02 22 into 10 raised to power 23. 23। ये क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे। अच्छा, क्या दूसरे वाले का भी आंसर यही आएगा क्या? No, sir. उसमें 12.044 ऐसा हो जाएगा। ओके, देखो एक मिनट है, उसमें 3.01 है। हाँ 12, दूसरे वाले को ऐसे करेंगे। यस सर, 3.01 नंबर ऑफ एटम बी वाले में देखो, सेकंड में 3.01। ओके, बी वाले में देखो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3.01 into 10 raised to 23. 23। और ये क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। सर दूसरे वाले क्वेश्चन के आंसर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? No, sir. अच्छा, जिस लड़की ने अभी वो मॉलिक्यूल और एटम का क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आ गया क्या? अब अलग अलग कैसे हुए? सर मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम्स को जोड़ के बनता है और एवोगैड्रो नंबर में यह है कि एक ही नंबर 6.022 into 10 raised to 23। सर वो मॉलिक्यूल्स का भी सेम ही नंबर है और एटम्स का भी सेम ही नंबर है, तो सर वैसे तो मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए ना? सर अब देखो ये बात सही है सर, जो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है, बताओ। है सर। अब कांस्टेंट है, वैल्यू है। अच्छा, अब आप एटम के लिए एवोगैड्रोस नंबर भी वही होगा, जो एवोगैड्रोस नंबर तो है वही होगा जो होना है, मॉलिक्यूल के लिए भी वही होगा। यस सर। अब अगर आप कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ले रहे हो, मान के चलो आप O2 ले रहे हो, तो पर्टिकुलर एटम के लिए
नंबर ऑफ एटम अलग हो जाएंगे और मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग होंगे नहीं होंगे? बताओ, होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल डिफरेंट होंगे नहीं होंगे बेटा? तो सेम कहां से हो जाएंगे? वो तो कांस्टेंट। आप मुझे एक बताओ, आप कोई एक इक्वेशन करते हो, उस इक्वेशन के लिए जो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म में जब हम लोग चेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म वैल्यू से किसी और के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर अलग आता है ना? आता है या नहीं आता है? बोलो। यस सर। अब आगे बेटा समझ में? हाँ सर। है ना? तो वो तो सर एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसके साथ हम कुछ छेड़खानी भी तो नहीं कर सकते हैं। उसके साथ हम कैसे चेंज, उसको कुछ भी हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर पूरा अलग हो जाएगा, वो वैल्यू अलग हो जाएगी। क्यों, गलत कह रहा हूं क्या सर? हाँ जी। नो सर। हाँ हाँ रोनित। सर सारे एटम में यही कांस्टेंट रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन सब में यही रहेगा 6.022? बिल्कुल बिल्कुल, सब में यही रहेगा। आप देखो, बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सर यही रहेगा। और बोलो। वेरी गुड। और कोई? और कोई? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और भी आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, दो चार और भी किसी को अगर कुछ पूछना है पूछो। आयुषी कुछ पूछ रही है क्या? नो सर। फेनिल पांचाल? फेनिल पांचाल? नो सर। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कविश कुछ बोल रहा है बेटा? कविश कुछ कह रहा है बेटा? नो सर नो। और किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही सिंपल है यार, ये है। आसान है या नहीं है? बताओ। है सर। सर हाँ जी। हाँ सर ये हाँ। नीचे वाले का एक बार फाइंड कर ले, फिर उसका प्लस 3.011 कर दे तो भी आंसर सेम ही आएगा ना सर? क्या बोल रहा है बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये अपने बी जो फाइंड किया उसमें प्लस 3.011 करे तो भी एक ही आंसर आएगा ना सर? किसमें करेगा प्लस? प्लस किसमें करेगा ये तो बता। अरे सर सेकंड वाला आपने किया ना, हाँ हाँ नाइट्रोजन एटम में प्लस एक और एटम कर दे नाइट्रोजन का तो भी आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ 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 हाँ। और कुछ? नहीं सर। तो चलो आगे बढ़े। अच्छा यस सर। ओके बच्चों, इधर देखो, 1 मिनट है। ओके, तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया है, अच्छी बात है। चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ इसमें। सर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है और सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? अब मैंने आपको सपोज कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, पहला मैं लिख देता हूं बच्चों 2.4 मोल ऑफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, ऐसा लिख देता हूं। दूसरा इसी में लिख देता हूं कि 2.4 मोल ऑफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो दोनों बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है आंसर, बिल्कुल आप देख रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो ये आप कर सकते हैं ना इसको? यस सर। है ना? तो ए वाले का आंसर क्या होगा? यहीं पे करो, यहीं पे कर रहा हूं मैं, देखो ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमें कुछ और इसमें जानना है बच्चों। ए वाले का आंसर क्या होगा? सर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो सर नंबर ऑफ एटम, अच्छा एक ऑक्सीजन में कितने एटम है? 6.022 into 10⁻23। ऑक्सीजन के कितने सिंगल ऑक्सीजन है इसमें? 2 है ना? हाँ सर 2। तो 2 सर दो के जी नहीं सर कुछ नहीं। 2 into 2 ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसको 4.8 Na एटम बोल सकता हूं क्या? यस सर। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बोलो रे बच्चों, नंबर ऑफ एटम दूसरे वाले में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? सर 2.4
ऐसा ही हो जाएगा 2.4 Na एटम। क्या दोनों का आंसर अलग अलग आया नहीं आया, डिफरेंट आंसर आया नहीं आया, बोलो। आया। Yes, sir. आया सर। ओके यस सर। चलो, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ इसी में। किसी को अगर कोई बात कहनी है तो बोलो, मोल वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। मैं इसमें एक बात अब नहीं बताने जा रहा हूं। ओके, बढ़े आगे बच्चों, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। यस Yes. सर। अच्छा इधर देखिए, आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, जरा ध्यान से सोचिए, जो एवोगैड्रोस नंबर है ना Na का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? मोल। सर गिवन मास। मोल के साथ है। आप Na को ओनली किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो? मोल। मोल्स के साथ। मोल। समझ में आ रहा है ना? मोल। दिशा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं, आप एवोगैड्रोस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सीधे मोल के साथ। मोल के अलावा कोई रिलेशनशिप मैंने आपको नहीं बताया। बताया क्या? नहीं। अब सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब ये क्या है? ये क्या, ये तो मास दे दिया ना, मास दे दिया क्या? यस सर। अरे सब लोग हाँ या ना बोलो। ये 2.8 ग्राम क्या है? मास है ना? Yes, sir. यस Yes. सर। मास की यूनिट मैंने शुरू डे पढ़ाया, स्टार्टिंग डेज में पढ़ाई थी आपको। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ सर, ये Yes. मास, अच्छा ये तो मास दे दिया, तो क्या मैं मास को सीधे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? नो सर। नो सर मोल में No, नो convert नो sir. नो नो सर, पहले हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मास को। समझ में आ रही बात क्या? सर पहले हमें काय में Yes, कन्वर्ट sir. करना पड़ेगा, मास को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? मोल। मोल्स। Mole. तो बच्चों, Moles. तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, जब मास दिया होता है तो उसको बोलते हैं W। W भी आपका क्या होता है? मास। जो मास आपका क्या होगा? इक्वेशन में गिवन होगा, और डिवाइडेड बाय आप इसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। अच्छा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं, बात एक ही है। तो मोल और मास के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, इससे आप इसको कैलकुलेट चेंज करोगे। तो मैं इसको आप n इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको W अपॉन n। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो m की वैल्यू है मोलर मास, एक नाइट्रोजन एटम के लिए मैंने पहले ही बता रखा, कितना होता है? 14। 14 ग्राम। 14. 14 ग्राम। पहले पढ़ा रखा है ना, बताया है या नहीं बताया? बोलो। Yes, sir. बताया है सर। अरे सबको आता है या नहीं आता है? हाँ या ना बोलो। यस हाँ, सर आता है। सर। तो एक काम Yes, करो, sir. तो सर इस इक्वेशन में W क्या है? 2.8 ग्राम है। सर समझ रहे हैं? 0.2 मोल। ओके, मोलर मास कितना है सर? 14 ग्राम है एक नाइट्रोजन का। तो सर मोल कितना हो जाएगा? 2.8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 होगा क्या? 0.2 मोल होगा। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम, ये तो मोल निकल गया ना। आप इस मोल को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 0.2 Na। एवोगैड्रो नंबर। ओके, 0.2 इंटू Na एटम। Na लिखो बस। तो 0.2 Na एटम टोटल हो जाएंगे। ओके, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां तक अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो बोले कि सर इसको दोबारा समझाइए, या इसको यहां से आपने कैसे किया, जो भी आपके माइंड में है बोलो। सर जी सर ये वाला एक बार फिर से रिपीट करो ना।
ओके बेटा देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब मैंने आपको बताया था जो मोल है, मोल का रिलेशन ओनली किसके साथ है, एवोगैड्रो नंबर के साथ, या एवोगैड्रो नंबर को आप ओनली मोल के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी के भी साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो सर ठीक है, लेकिन क्या सर मैंने कहा एवोगैड्रो नंबर को ओनली आप मोल के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदर किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एवोगैड्रो नंबर का रिलेशन मोल के साथ है। अब सर क्वेश्चन में तो मास दिया हुआ है, तो मास वाली कहानी तो बड़ी अजीबोगरीब होगी, बड़ा ही अजीब तरीका हो गया, डिफरेंट तरीका हो गया। तो सर पहले मुझे इस मास को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास और मोल के बीच में रिलेशनशिप ये है, N=W/M। ये जो मास होगा ये गिवन आपको दिया रहेगा, ये मोलर मास आपको पता है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये मोलर मास ऐसा हो जाएगा, जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर में देखिए बच्चों, एक एक करके सारी चीजें छोटी छोटी करके बहुत आराम से मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, बहुत स्लो तरीके से, ठीक है ना, बेसिक। तो W/M, M आपका नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो, तो N=2.8/14, तो 0.2 आया, तो ये मोल आ गया। तो 28 ग्राम में कितने मोल हैं, 0.2 मोल है, सॉरी 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल हैं, 0.2 मोल है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अब 0.2 मोल को कैसे मल्टीप्लाई किया, Na से मल्टीप्लाई किया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट आया क्या? नो सर, नो डाउट। नो सर। सब लोग बोलो भाई, अगर किसी बच्चे को, कोई भी बच्चा अगर कोई नया आया है या कोई पुराना है, तो सबको अगर किसी को भी अगर रिपीट करना है या कहीं पे कुछ भी आया है, बोलिए। सर हाँ जी सर, आपने ये मोलर मास कैसे निकाला ना, वो नहीं पता चला। अरे तुमने पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा नाइट्रोजन क्या? का पहले पुराने नहीं लेक्चर सर, नहीं सर, मैं लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है। अच्छा, आपने मैं प्रीवियस पहले नहीं थी इसलिए। अच्छा, पुराने वीडियो नहीं देखे आपने बेटा, पुराने वीडियो नहीं देखे? नो सर। अच्छा चलो, जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ मोलर मास को, वो अपनी कॉपी में अभी के अभी नोट कर ले, ठीक है ना। ये मोलर मास एक्चुअली क्या होता है ना, ये फिक्स रहता है, किसी भी पर्टिकुलर एटम का उसके एटॉमिक नंबर का दुगना होता है बेसिकली, कुछ कुछ के लिए अलग अलग होता है और बाकी वही होता है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। दिया, क्या नाम है, दिया? यस सर। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। तो जो भी मास मैं यहाँ पे दूंगा वो सारा ग्राम में दूंगा, ठीक है ना। तो 2 हीलियम का, इधर ये एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, इधर इसका एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होता है इसका 4 ग्राम, ठीक है ना। 3 आपका लिथियम के लिए होता है बच्चों, इसका थोड़ा अलग होता है। 4 बेरिलियम का होता है बच्चों, इसका 9 होता है। और 5 आपका बोरोन का होता है बच्चों, इसका हम कभी कभी 6 भी लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दुगने के बराबर होता है, 10 होता है। 11 सोडियम का होता है सर, 23 ग्राम होता है। सीधे 11 नहीं लिखता हूं, पहले कार्बन का लिख लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, है जिन लोगों को पता नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये 5 हो गया, 6 कार्बन का हो गया सर, ये 12 ग्राम हो गया। 7 नाइट्रोजन का हो गया सर, ये 14 ग्राम हो गया। 8 ऑक्सीजन का हो गया बच्चों, ये 16 ग्राम हो गया। और 9 आपका फ्लोरीन का है, तो सर ये कितना ग्राम बोला था, 18 ग्राम बोला था सर। 10 आपका नियोन का है, तो सर ये 20 ग्राम हो जाए। सर ये मोलर मास है? हाँ ये मास है, इसके एटॉमिक मास मोलर मास एक ही होगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अच्छा यस सर। आगे देखो, 20 तक आपको लिखना है ओनली, बाकी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो सर आपका 11 आपका सोडियम का है, तो सर इसका 23 ग्राम होगा। 12 आपका सर मैग्नीशियम का है, सर आपका इसका 24 ग्राम हो जाएगा। 13 आपका एल्यूमिनियम का है बच्चों, इसका 27 ग्राम हो जाएगा।
ट्वाइस या उसके हेर फेरी होता है बस। 14 आपका सिलिकॉन का है सर, 28 ग्राम हो जाएगा। 15 आपका फास्फोरस का है सर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। 16 सल्फर का है सर, 32 ग्राम हो जाएगा। 17 क्लोरीन का है सर, 35.5 हो जाएगा, इसका होता है। 18 आर्गन का है सर, 36 ग्राम होता है। और 19 सर आपका पोटेशियम का है सर, इसका 40 ग्राम भी होता है और 38 ग्राम भी होता है। आप 38 वाला लिखिए, ये आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। 20 सर कैल्शियम का होता है सर, ये 40 ग्राम होता है। अब सुनो, अब मैंने आपको बोला कि अब देखो ये एक पर्टिकुलर ये एटम्स हैं तो इनके एटॉमिक मास हो गए। अब सपोज मैंने आपको क्या बोला था, ये थोड़ा मैं पुराना लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला H2O का मोलर मास निकालो, तो वाटर में कितने, 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का कितना है, 1 प्लस 1 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना है, कितना लिखाया है, 16, तो इजिकल टू 18 ग्राम होगा, नहीं होगा वाटर का मोलर मास, बोलो रे। यस सर। यस CO2 का, CO2 का देखो, जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो CO2 में सर 1 कार्बन है प्लस 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का कितना होगा, 1 इंटू 12 ग्राम, और 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों, 16 ग्राम हो जाएगा। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। आ रहा है, जो लड़की अभी एक क्वेश्चन पूछ रही थी, आ गया समझ में, यस सर। है ना। आप देखो, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं वो लोग भी देख लीजिएगा। देखो कोई भी नहीं, आपको बस कुछ नहीं करना है, सीधे अच्छा N2 देखो, N2 का मतलब कितना होगा, 2 इंटू नाइट्रोजन है, तो सर 2 इंटू एक नाइट्रोजन का कितना है, 14, तो सर N2 का कितना होगा, 28 ग्राम। 28 सर इधर देखो HNO3 का देखो बच्चों, 1 इंटू हाइड्रोजन इसमें लिखा हुआ है, साथ में 1 इंटू नाइट्रोजन भी है सर, और उसके बाद क्या है, 3 इंटू ऑक्सीजन इसमें लिखा हुआ है। तो बच्चों आप देखिए, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस एक नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। तो ये ओवरऑल आप इसको ऐड करोगे तो ये 63 ग्राम हो जाएगा। सर ठीक है ना। जी एटम क्या होता है, जी एटम? हाँ जी, सर जी एटम का मतलब क्या होता है? जी का मतलब, सर ऐसे ना, जी एटम। जी एटम, यस सर। जी एटम का मतलब होता है ग्राम एटम। सर यही हुआ मतलब 1 ग्राम एटम हुई? हाँ हाँ, यही। और कुछ, ओके सर। और कुछ, नहीं जो बच्चे नए आए हैं वो उसको अभी अपनी कॉपी में लिखो। जो बच्चों को नहीं पढ़ा हुआ है, नए का मतलब नहीं जो आज पहली बार ही आए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, ये सबके लिए काम का है, क्योंकि बिना इसके तो चलेगा ही नहीं, ये तो पहले ही पढ़ा दिया मैंने। फिर आप बोलेंगे बच्चों की आपको आया नहीं, तो आएगा कैसे जब आप पुरानी चीजों को पढ़ेंगे नहीं, तो बोलो। नोट कर लिया, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है ना। तो ठीक है सर, आपने ये पढ़ लिया होगा, बहुत ही सिंपल सी बात मैंने इसमें बताई थी, ये आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, अब आपको ये निकालना आगे, चलिए। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताओ बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, फर्स्ट यहां पे लिखता हूं 3.4 ग्राम ऑफ CO2। इसमें आपसे कहता हूं नंबर ऑफ एटम निकालो। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या? यस सर। अरे सब लोग कर सकते हैं, वरना मैं कर रहा हूं, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा करो तो जल्दी से।
सर डेसिमल पॉइंट में सर 0.07 into Na. ओके सर 0.077 ऐसा आ रहा है। सर 0.07। ओके, सब लोग करो, सब लोग करो। यस सर 0.07 Na। ओके, सब लोग करो भाई, अभी तो बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। जल्दी से निकाल दो इसको, तो इसमें टाइम मत लगाओ। इसमें बच्चों टाइम मत लगाओ यार आप लोग। वही आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल वही आ रहा है ना, चलो ठीक है। चलो मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे देखिए, पहले मोलर मास ऑफ CO2 निकालता हूँ। तो CO2 का मोलर मास कितना होगा, 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। तो सर कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 है प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर, 44 ग्राम, है ना। सर ये 44 ग्राम हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा है यार, ये तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, तो सर ठीक है। तो सर W की वैल्यू कितनी दी है, W की वैल्यू आपका दिया है 3.4 ग्राम, है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ बच्चों, एक CO2 में कितने एटम है। एक CO2 में 1 कार्बन है प्लस 2 क्या ऑक्सीजन है। तो टोटल कितना एटम है बेटा, 3 एटम है या नहीं है, बताओ टोटल कितना एटम है। यस सर। 3 एटम है। तो देखो, तो सर पहले N निकालो। N इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सर W/M। W/M अगर निकालेंगे तो सर 3.4 डिवाइडेड बाई इसको 44, तो ये कितना आया 0.07। 0.07। 0.07। अब देखो बच्चों, तो सर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे CO2 में, नंबर ऑफ एटम। तो बच्चों नंबर ऑफ एटम अगर निकाल रहे हैं तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.07 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और इंटू क्या करेंगे 3। 3। तो कितना आया ये, तो कितना आया बेटा ये 0.21। 0.21 एटम। वेरी 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 गुड बच्चों, सब लोगों ने निकाल दिया है। अगर किसी ने नहीं निकाला है, किसी को अगर डाउट है, तो वो मुझे बोल सकता है कि सर आप इसको एक बार और समझाइएगा, और इसमें से आपने कुछ कुछ हमें नहीं आ रहा है, हमसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी हेजिटेशंस, आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी को और दोबारा समझना है तो वो बच्चा भी बोल सकता है कि सर आप समझा दीजिए। सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अच्छा 3 से इसलिए किया ना बेटा, नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं ना, इसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं क्या। तो एक CO2 में देख कितने एटम है, CO2 तो एक मॉलिक्यूल है, तो एक CO2 में 1 तो कार्बन है और 2 क्या है इसमें ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल कितने हुए 3 हुए, नहीं आया बेटा समझ में। यस सर। इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, नहीं तो करने की जरूरत ही नहीं थी। और बोल भाई, और बोलो। अच्छा इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर, इसी को ऐसे मैं लिखता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन
3.4 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 के 3.4 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, जरा बताओ तो आप ही लोग बताओ। 0.07 एटम। सब लोग बोलो रे, 0.07 सब लोग बोलो। 0.07 0.07 0.07 सर Na नहीं आएगा? आएगा ना 0.07 Na मॉलिक्यूल। सर हम्म, बट सर मॉलिक्यूल है तो फिर बढ़ नहीं जाएंगे नंबर? क्या? ये जो 0.07 है उसकी जगह कुछ और आंसर नहीं आएगा क्योंकि मॉलिक्यूल दिया है तो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, आप क्या कह रही हो। मतलब सर मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि इधर आंसर 0.07 की जगह कुछ और नहीं आएगा? आ सकता है ना, आ सकता है ना, लेकिन अभी तो 0.07 क्यों आया ये कह रही हो आप? सर मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम है, उसमें CO2 दिया है तो उसका आंसर 0.07 है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है फिर भी 0.07 ही आएगा। हाँ बिल्कुल इतना है, क्योंकि 3.4 ग्राम में है ना। अगर 3.4 की जगह पे कुछ दूसरा अमाउंट होता फिर चेंज हो जाता है। समझ रही हो? ओके सर। अगर 3.4 की जगह पे कुछ और दूसरा अमाउंट दिया होता तो बिल्कुल डेफिनेटली ये चेंज हो जाता, लेकिन चेंज काहे से होगा, ये नहीं होगा। और सर अगर ऐसे कंपाउंड दिए है तो फिर उसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों सेम ही आएंगे ना? कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि कंपाउंड क्या होता है ना, जैसे ये भी एक कंपाउंड है, CO2 भी एक कंपाउंड है, CO2 भी एक कंपाउंड है, समझ रही हो? हाँ सर। और लेकिन इस CO2 के अंदर जो C है ना, ये एक एलिमेंट, समझे आप? ओके सर। ओके, तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक सा लेक्चर मैंने आप लोगों को आज बताया है। तो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर ये सर। मॉलिक्यूल वाला वापस नो से सर। समझाओ ना। ये वाला? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला। अच्छा देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। बच्चों जो ये आपका मैंने कहा ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 3.4 ग्राम, तो पहले मॉलिक्यूल को आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। तो 3.4 डिवाइडेड बाय क्या होगा 44 इजिकल टू ये कितना आएगा 0.7 मोल आएगा, नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो 3.4 ग्राम को पहले आपने काय में कन्वर्ट किया, मोल में कन्वर्ट किया 0.7। तो एक मोल में आपने कितना मॉलिक्यूल बोला है सर? Na मॉलिक्यूल बोला है क्या? हाँ। तो 0.07 में कितने होंगे? 0.07 Na मॉलिक्यूल, इतना ही होगा नहीं होगा? बोल बेटा। हाँ सर। बस आसानी तो है यार ये। थैंक यू सर। अच्छा, और किसी को? बच्चों मैं आज यहीं तक आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो काफी बड़ा है, फिर बीच में ही रह जाएगा वो लेक्चर। ठीक है ना, काफी बड़ा टॉपिक है इसके बाद। तो अब इसके और किसी को अगर इससे कुछ रिलेटेड कोई बात कहनी है तो बोलो, बोलिए बोलिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप इसको बढ़िया से पढ़िए, और किसी को अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछते रहिए, ठीक है ना? सर आप लास्ट लेक्चर का वीडियो जरा अपलोड कर देना। हाँ हाँ ठीक है बेटा। चलो बच्चों, ठीक है फिर है। बाय सर। बाय सर। ओके बेटा, ओके बाय सर। ओके।